नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण पेपर। हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित में से सही सही संधि युक्त निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। आप देखिएगा यहाँ पर संधि विच्छेद दे रखा है और सामने शब्द लिख रखा है, तो आपने संधि युक्त शब्द लिख रखे हैं यहाँ पर। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नांकित में सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, अर्थात जो इन्होंने यहाँ पर संधि की है वो कौन सा, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका मतलब है कि इनमें से 3 तो विकल्प गलत है और एक ही कोई ना कोई सा सही है। तो आप देखिएगा अपन ढूंढते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं पहले शब्द की। यहाँ लिखा है गति धन अवरोध, गति धन अवरोध। देखते हैं, चेक करते हैं इसको। गति धन अवरोध, ध्यान दीजिएगा, ये है यण संधि। कौन सी संधि है ये? यण संधि। तो अभी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई उ या री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ई तो या में, उ वा में और री र में बदल जाता है। तो आप देखते हैं इसको, हम देख लेते हैं इस शब्द को। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है गति शब्द। पहला शब्द क्या है यहाँ पर? गति। प्रथम शब्द है गति, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? अ। तो ऐसे हालत में ये जल संधि का नियम हो गया। ई या उ या री के बाद असमान स्वर आता है तो यह व र हो जाता है। तो आप देख रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर ई है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है यहाँ पर? अ। तो ऐसे हालत में ये असमान स्वर हो गया, ई नहीं आया, तो ऐसे हालत में ये किस में जाएगा? ये य में चला गया। अब आपको इसमें ये अ जोड़ना होता है, तो आप इसमें अ जोड़ देंगे तो अब ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये य हो गया। ई गया आधे य में और इसमें आपने अ जोड़ा तो ये य पूरा हो गया। और यहाँ पर आपके पास क्या शेष फल बचा है? तो यहाँ बचा है आधा त, ई निकाले तो आधा त बचा, और यहाँ पर अवरोध में से अ निकाले तो वरोध बचा। क्या शब्द बचा है? वरोध। तो आप देखिएगा, अब ये जो आपने बनाया है शब्द, इसको आप ले आएंगे। तो ऐसी हालत में यहाँ पर त आधा है, यह उधर से आ रहा है और वरोध यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये गति धन अवरोध शब्द क्या बनना चाहिए? गत्यवरोध। जबकि यहाँ क्या लिखा है? गत्यावरोध। स्वर आगम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये तो क्या है? गलत। देख लीजिए, गति धन अवरोध क्या बनना चाहिए? गत्यवरोध बनना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? गत्यावरोध। इसका मतलब ये तो गलत, ये तो हो गया आपका गलत। ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया गत्यवरोध, अर्थात ये तो क्या है? गलत है। अब ये दूसरा शब्द देख लेते हैं अपन। ये तो हो गया आपका गलत। यहां पर तो हो गया ये गलत। अब आप देखिए इसको देख लेते हैं अपन। अभिधन इप्सा, अभिधन इप्सा। तो आप देखिएगा ये है, यहाँ पर आप देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया? ई। यहाँ पर आया बड़ाई। तो अब ये समान स्वर आ गए दोनों। जब समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ई और छोटा ई और बड़ा ई मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा। इसके बाद अभी यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा आपके पास? तो अभी यहाँ पर जब आपने इसमें से ई निकाल लिया, जब आपने से भी में से ई निकाल लिया तो यहाँ पर आधा भ बचेगा, और आपने यहाँ पर इप्सा में से आपने बड़ी ई निकाल ली तो यहाँ पर फसा पड़ेगा, बचेगा। अब आप इसको ले आएंगे ई को, तो अब ये मात्रा यहाँ पर भ में जुड़ जाएगी, तो बड़ी आ रही है वहां पर, तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बनना चाहिए? अभिप्सा। यहाँ देख लीजिए क्या बन रहा है? ये छोटी की मात्रा आ रही है। क्या आ रही है यहाँ पर? ये छोटी की मात्रा। तो ऐसे हालत में ये भी क्या है यहाँ पर? गलत। गलत हो गया। अभिप्सा भी ऐसा होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पर लिखा है छोटी की मात्रा। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं कि ये शब्द भी क्या है यहाँ पर? गलत है। तो ऐसे हालत में ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत। अगला देख लेते हैं। ये भी हो गया आपका गलत। अब यहां देख लेते हैं हम गुरुधन उपदेश। देखिएगा इसको, गुरुधन उपदेश। तो ऐसे हालत में प्रथम शब्द है यहाँ पर गुरु, तो इस गुरु का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? छोटा उ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या आ रहा है यहाँ पर? उ। तो समान स्वर हो गए। अब ये उ मिल गए, समान स्वर हो गए। समान स्वर मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ये भी दीर्घ स्वर संधि है,
यहाँ बन जाएगा बढ़ाओ। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, वो निकालने के बाद तो आधा र बच रहा है, र में से वो निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, वो निकाल लिया तो पदेश। अब आप ले आएंगे इसको, तो ऐसे हालत में ये ऊ आ रहा है उधर से, तो ये यहाँ पर ये ऊ की मात्रा लग जाएगी, वहां पर बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बनेगा यहाँ पर, गुरुपदेश, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, तो गुरु धन उपदेश बनेगा गुरुपदेश। अब यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा है, गुरुपदेश, ये भी क्या है यहाँ पर गलत हो गया, ये भी क्या हो गया यहाँ पर गलत। तो ऐसे स्थिति में आप लिखिएगा कि यहाँ पर अब आपके पास बच रहा है चौथा शब्द केवल। अब हम इसको देख लेते हैं, लघु धन उत्तर, यहां लिखा है लघु धन उत्तर, आप देख रहे हैं यहाँ पर उ आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो बताइए यहाँ भी समान स्वर मिल रहे, उ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर हो जाएंगे बढ़ाओ, छोटा और छोटा वो मिलकर क्या बन जाएगा, बढ़ाओ, दीर्घ स्वर संधि है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास, आधा घ बचा, यहाँ बचा आपके पास आधा घ, ये आधा घ लघ, और यहाँ क्या बचा आपके पास तर, तो यहाँ पर लघु में से ऊ निकाल लिया तो आधा लघ बचा, आधा घ बचा, और यहाँ पर ऊ निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, तर बचा। अब आप देख लीजिए इसको ले आएंगे आप लोग, तो ऐसे हालत में अब ये यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी घ पर, तो यहाँ पर ये शब्द क्या बनेगा, लघुत्तर, शब्द क्या बनेगा, लघुत्तर। देख लीजिए मिला लीजिए, बिल्कुल सही है, देख लीजिए लघुत्तर। तो यहाँ पर कौन सी संधि, कौन सा संधि तो शब्द सही है, लघु धन उत्तर लघुत्तर बनेगा, जबकि ये तीनों क्या है, गलत है। बताया अभी व्याख्या करके तीनों शब्दों को, तो ऐसी हालत में अभी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लघु धन उत्तर लघुत्तर बनेगा, ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, तथैव शब्द का संधि विच्छेद, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है शब्द, तथैव शब्द का संधि विच्छेद, तथ धन एव नहीं, तथ धन एव, कैसा लिख दिया, तथा धन एव नहीं, ये रहा तथा धन एव। ध्यान दीजिएगा इस शब्द में हो रही है वृद्धि स्वर संधि, कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि, यहां पर हो रही है वृद्धि स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा क्या है नियम वृद्धि स्वर संधि का, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ए आई ओ औ आता है, तो कैसे आएगा, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो हो गया आ या आ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ए आई या फिर ओ औ हो, या फिर क्या हो, ओ औ हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो हो आ या आ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, ए आई या ओ। तो अगर आ या आ के बाद ए आई आएगा तो ये दोनों मिलकर आई हो जाएंगे, और आ के बाद अगर ओ आएगा तो ये दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है, तो औ हो जाता है। तो आई आई के आ के बाद आई ए आई आएगा तो आई हो जाएगा, और आ के बाद ओ आएगा तो औ हो जाएगा। तो ऐसे हालत में यहाँ देख लीजिए यह है आ और बाद में आ रहा है आई, तो ऐसे हालत में आ के बाद क्या आ गया यहाँ पर ए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आई हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, आधा था, और यहाँ पर बचेगा व। अगर आपने था में से, तथा में से आ निकाल लिया तो तथ बचा, आधा था बचा, और यहाँ पर ए में से ए निकाल लिया तो वह बचा खाली। अब आप इसको ले आएंगे तो अब ये मात्रा लग जाएगी इस थ पर, तो आप देख रहे हैं ये आई ऐनक वाला है, दो मात्राएं लग जाएंगी, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, ये रहा तथैव। और कौन सी संधि है ये, तो वृद्धि स्वर संधि। और उदाहरण देख लीजिए इसके, अच्छा ये तथैव किसका नाम है, गौतम बुद्ध को कहते हैं तथैव। और उदाहरण देख लीजिए इसके एक दो, आप लिखते हैं जैसे सदाधन एव, शब्द है सदाधन एव, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है आ, यहाँ पर आ रहा है ए, आ के बाद फिर ए आ गया, तो आ के बाद ए आएगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ये आई बन गया। अब आप देख लीजिए यहाँ क्या बचा है आपके पास, तो यहाँ बचा है आपके पास आधा द, और यहाँ बचा आपके पास व। तो सदा में से आ निकाले तो आधा द बचा, और यहाँ एव में से ए निकाले तो केवल व बचा। अब आप इसको ले आएंगे तो ये मात्रा लग जाएगी द के ऊपर। देख लीजिए आई ऐनक वाले की मात्राएं दो लगती है, शब्द क्या बनाए यहाँ पर, सदैव। ऐसा एक शब्द और देख लीजिए काम आने वाला शब्द, मत धन एक के। ध्यान रखना इस शब्द को, बार बार परीक्षा में आता है, मैं सभी से बोलता हूं,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया आ और यहाँ पर आ गया आई, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे, वो रहा नियम। अब अभी यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, आधा त और यहाँ बचेगा कई। अब इस आई को ले आएंगे आप यहाँ पर, तो अभी ये त जो है इसमें लग जाएगी आई की मात्रा और यहाँ शब्द बनेगा मतेक की। क्या बनेगा, शब्द मतेक की। तो ये कौन सी संधि है मित्रों, ये है वृद्धि स्वर संधि। ध्यान रखना, वृद्धि स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ आएगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण या तो ए आई या फिर ओ ओ होता है। तो ऐसे हालत में संधि करने पर आ और ए आई मिलकर क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे, और आ और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। ये रहे आपके पास विभिन्न उदाहरण। तो ये वृद्धि स्वर संधि है और ये तथैव भगवान बुद्ध को कहते हैं। तथैव किसको बोलते हैं, भगवान बुद्ध को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद, शब्द है परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभी ये हो जाएगा परम धन ईश्वर। ये शब्द है आपका कौन सा, परम धन ईश्वर। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये परमेश्वर शब्द, तो देखिएगा इसके संधि विच्छेद क्या बता रहे हैं, परम धन ईश्वर। शब्द है परम धन ईश्वर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परम में कौन सी अंतिम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया, आ, और यहाँ पर द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो आप देखिएगा ये आपकी गुण स्वर संधि, कौन सी संधि है ये, गुण स्वर संधि। और एक गुण स्वर संधि, इस गुण स्वर संधि में क्या होता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या हो, आ या आ, इधर लिख देता हूं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आएगा यहाँ पर आ या आ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई ई, यानी छोटी ई या बड़ी, या फिर उ उ, छोटा उ या बड़ा उ, या फिर आएगा उ, या फिर आ जाएगा री। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या हो, आ या आ हो, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, ई उ या री हो। तो ऐसी हालत में अगर आ के बाद ई आएगा तो दोनों मिलकर ए बन जाएंगे, आ के बाद यदि उ आएगा, उ या उ आएगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, और आ के बाद यदि री आता है तो दोनों मिलकर अर, र के नीचे लग गया ये हलन, ए ओ अर हो जाता है। आ या आ के बाद ई उ या री आता है तो संधि करने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब आप लीजिए शब्द में, परमेश्वर शब्द में कैसे संधि विच्छेद होगा, तो परम धन ईश्वर, आ के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ई, ईश्वर। तो ऐसे हालत में आ के बाद ई आएगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बन जाएंगे, दोनों मिलकर बन जाएंगे ए। अब आप लीजिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पर परम में से आ निकाले तो आधा म बचा, और यहाँ पर से ईश्वर में से ई निकाले तो शवर बचा। अब आप ले आएंगे इस शब्द को, तो ऐसे हालत में आप देखिएगा इस परम शब्द में लग जाएगी एक ही मात्रा, एक ए डी वाला है तो एक मात्रा लगेगी, तो ये लगे यहाँ पर एक मात्रा। शब्द क्या बनाए यहाँ पर, परमेश्वर। कौन सा शब्द पूछ रहा है ये, परमेश्वर। बताइए कौन सी संधि के अनुसार, गुण संधि के अनुसार। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री आता है तो संधि करने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर आ के बाद ई आया तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए, और अभी इस प्रकार से यहाँ पर शब्द क्या बनेगा आपका, परमेश्वर। और देखिएगा बहुत सारे शब्द बनते हैं इस नियम से, खूब सारे शब्द, इस शब्द से गुण संधि है, इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। देखिएगा जैसे मैं ऊ का उदाहरण दे दूं, शीत धन उष्ण, शब्द है आपके पास शीत धन उष्ण, शब्द है शीत धन उष्ण। तो अब ये यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ गया आ, और इसके बाद द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया यहाँ पर उ। तो अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ या आ के बाद उ आएगा तो दोनों मिलकर बन जाएंगे आपके ओ। ये हो गया यहाँ पर ओ। अब यहाँ देख लीजिए आपके पास क्या बचा है, तो आधा ता बचा है, ता में से निकाले तो आधा ता रह गया, और यहाँ पर उष्ण में से उ निकाले तो यहाँ पर क्या रह गया, क्षण। अब आप ले आइए इसको, तो ऐसे हालत में देखिएगा ओ की मात्रा आ रही है उधर से, तो ये मात्रा लग जाएगी किसमें, ओ पर, त पर। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, शीतोष, शब्द बन जाएगा यहाँ पर शीतोष। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, सुरधन इंद्र सुरेंद्र, गणधन ईश गणेश, दीनधन ईश दिनेश, महाधन इंद्र महेंद्र, ऐसे कई सारे शब्द यहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ये है आपकी गुण संधि। तो परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परम धन ईश्वर। ये रहा आपके पास उत्तर इसका, ठीक है।
ऐसा एक शब्द मैंने यहाँ बताया, और भी बहुत सारे शब्द आप पढ़ते आ रहे हैं पिछले पेपरों से, मैं कई सारे उदाहरण संधियों के आपको दे चुका हूं। प्रश्न नंबर 4, अपेक्षा। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। अभी अभी आपको बताया मैंने गुण स्वर संधि। बताइए क्या है गुण स्वर संधि? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री आता है तो संधि करने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो अभी यहाँ पर एक गुण स्वर संधि, यहाँ पर एक कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। ध्यान दो, ये संधि कैसी होगी इस शब्द में? अपधन इक्षा। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? अपधन इक्षा। अब आप लीजिए यहाँ पर आ रहा है अप, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? अ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है यहाँ पर? बड़ा ई। तो अभी आके बाद ई आ जाएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों मिलकर हो गए ए। अब यहाँ पर अभी आ निकालने के बाद क्या बचेगा? तो ये आधा प बचेगा, और यहाँ पर अगर ई निकाल लिया तो क्या बचेगा? ये शा बचेगा। अब अभी लीजिए ये शेषफल रह गया तो इसमें आपको जोड़ देना है ये ए। तो ऐसे हालत में ये पा पर लग जाएगी एक ही मात्रा और शाह यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो क्या शब्द बनाया आपका? अपेक्षा। बताइए कौन सी संधि के नियम के अनुसार बनाया? ये गुण स्वर संधि। क्या नियम है? पिछले प्रश्न में भी यही नियम था। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री आता है तो संधि करने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अपधन इक्षा क्या बनेगा शब्द? अपेक्षा। बताइए किस संधि के अनुसार? गुण स्वर संधि। ये कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। प्रश्न पर प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। अन्वेषण शब्द है यहाँ पर, अन्वेषण। अन्वेषण शब्द, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी यण स्वर संधि। ये कौन सी संधि? यण स्वर संधि। इसका उत्तर हो जाएगा यण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, यण स्वर संधि का क्या नियम है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इधर लिखता हूं विस्तार से। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? तो ई हो, या हो उ या फिर हो री। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ जाए? ई उ या री। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ये जो ई है आपका, ई तो चला जाएगा य में, ई तो चला जाएगा किसमें? य में। ये उ जो है वो चला जाएगा आधे व में, और ये जो री है ये बन जाएगा र। तो ऐसे हालत में अगर ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर क्रमशः य व र हो जाता है। तीनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, य व र। अब अभी का ये नियम चलेगा इस संधि में। नियम तो हो जाएगा आपका ये वाला यण स्वर संधि। कौन सा नियम है ये? यण स्वर संधि का। अब अभी ये जो शब्द बना है आपका, ये बना कैसे? तो अभी इसकी बात कर लेते हैं। अनुधन एषण, यण संधि से कैसे बना ये शब्द? इसका संधि विच्छेद है अनुधन एषण। तो यह शब्द अनुधन एषण। अब अभी यहाँ पर अनु में आ रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया? उ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया? ए। तो उ के बाद असमान स्वर आएगा तो उ किस में जाएगा? देख लीजिए वहां पर आधे व में। अब इस आधे व में आपको ये ए जोड़ना है यहाँ पर, तो अभी ये बन गया शब्द वे। अब यहाँ देख लीजिए शेषफल क्या बच रहा है आपके पास? अगर अनु में से आपने उ निकाल लिया तो आधा न बचा, और यहाँ एषण में से ए निकाल लिया तो यहाँ पर बचा है आपके पास क्षण। अब आप ले आएंगे इसको, तो अभी ये अन्न, ये आधा न है, वे उधर से आ रहा है और क्षण यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसे हालत में शब्द क्या बन गया आपका? ये रहा अन्वेषण। शब्द बन गया यहाँ पर अन्वेषण। और देख लीजिए, देखिएगा जैसे बोलते हैं आप अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। तो अभी ऐसी हालत में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? इसमें अति में ई, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पर? आ। ई के बाद आ गया असमान स्वर, तो ई किस में जा रहा है? देख लीजिए वहां पर आधे य में।
और इसमें आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पर ये आ जोड़ना है, तो ये आपने आ जोड़ दिया। बताइए यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, ये या हो गया या। अभी तो देख लीजिए क्या बचा है, अति में से ई निकाल लिया तो आधा का बचा, और आवश्यक में से आपने आ निकाल लिया तो क्या बचा है, वशयक। क्या बचा है यहाँ पर, वशयक। तो ऐसी हालत में अब अभी ये या ये बीच में आ जाएगा, तो अभी यहाँ पर आधा ता है, यहाँ आपने वहां या आपने बना रहे इन दोनों को बीच में, ये दोनों बीच के तो यहीं पे जुड़ेगा ये। ऐसे हालत में ये शब्द क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक। शब्द क्या बन जाएगा, ये अत्यावश्यक। ऐसे कई सारे शब्द संधि से निर्मित होते हैं, यानी स्वर संधि। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ऐषण। बताइए किस संधि से निर्मित हुआ ये शब्द, ये हुआ है यण स्वर संधि से। क्या है नियम यण स्वर संधि का, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ई उ या री हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आता है तो ई तो या में, उ व में और री र में बदल जाता है। इस प्रकार अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, रामचरित शब्द में कौन सा समास आ गया, रामचरित शब्द में कौन सा समास है। ध्यान दीजिएगा, समास कहते किसे, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, और इस प्रक्रिया से बनने वाले नवीन शब्द को सामासिक पद, ये सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो ये रामचरित जो है ये समस्त पद है, और आप देख रहे हैं इसमें प्रथम पद तो क्या है, राम, और द्वितीय पद क्या है इसमें, चरित। पद का मतलब शब्द, एक तो राम शब्द है और एक चरित शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। तो ऐसे हालत में इसका समास विग्रह क्या होगा, राम का चरित। इसका समास विग्रह क्या होगा, राम का चरित्र का समास विग्रह हो जाएगा, राम का चरित्र। तो अब ये कौन सा समास होगा, तो ध्यान दीजिएगा, समास कुल मिलाकर होते हैं 6 प्रकार के, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन ध्यान देना, इसे 6 प्रकार के समास है। इन 6 समासों को पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये जो समास है ये है आपका तत्पुरुष समास। ये समास कौन सा है आपका, तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तथा समास विग्रह करने पर कर्ता कारक, समास विग्रह करने पर कौन सा कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, एक तो कर्ता कारक है और एक कौन सा कारक है, संबोधन कारक। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर कुल मिलाकर कारक होते हैं 8। तो ऐसे हालत में 2 कारक छोड़ दिए आपने, तो इन 2 कारकों को छोड़कर शेष कितने बचे, 6। शेष 6 कारकों की, शेष 6 कारकों के विभक्ति चिन्हों का, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। शेष 6 कारकों की विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो वहां पर ही होता है आपका तत्पुरुष समास। तो अब आप देख लीजिए, इस आधार पर इस समास के कितने भेद हो जाएंगे, 6, क्योंकि 6 कारक लेने तो 6 भेद हो जाएंगे। पहला कर्ता नहीं लेना है, दूसरा लेना है कर्म, तो कर्म तत्पुरुष समास, तीसरा लेना है करण तत्पुरुष समास, चौथा संप्रदाय तत्पुरुष समास, आपादन तत्पुरुष समास, फिर कहीं 5वां तो संबंध तत्पुरुष समास, फिर कहीं 6ठा तो अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ऐसे हालत में कुल मिलाकर कितने कारक, कितने भेद, तत्पुरुष समास के कितने भेद है, 6। अब आप लीजिए राम का चरित, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर किस विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है दोनों पदों के मध्य, राम और चरित। तो यहाँ लिखा है किसका लोप हुआ है, का। तो अब का किस कारक का कारक चिन्ह है, याद करो, संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। संबंध कारक एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करने वाले शब्दों में संबंध कारक होता है। तो एक संज्ञा राम, दूसरी संज्ञा चरित का संबंध किससे प्रकट हो रहा है, का। तो संबंध कारक है, और यहाँ पर कारक तो संबंध है, लेकिन समास कौन सा है, तत्पुरुष। तो इसका मैं पूरा नाम लिखूं, इसका पूरा नाम हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। अभी ये उत्तर हो जाएगा इसका, रामचरित में कौन सा समास है मित्रों, संबंध तत्पुरुष समास। या तत्पुरुष दे रखा है तो इसका उत्तर हो गया तत्पुरुष समास। और उदाहरण देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं शब्द सेनापति, समस्त है सेनापति, समास विग्रह कीजिए इसका, सेना का पति, यहाँ पति का मतलब स्वामी, मालिक, तो सेना का मालिक, सेना का पति। फिर बोले राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्र का पति। फिर बोले कोषाध्यक्ष, ये मैं आपके सरकारी किताबों के उदाहरण लिख रहा हूं। कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का क्या हो जाएगा, कोष का अध्यक्ष। अमचूर, अमचूर बताइए क्या हो जाएगा, आम का चूर्ण, संबंध तत्पुरुष है, आम का चूर्ण। राजमाता, राजमाता राजा की माता, तो आप कौन सा समास है, ये संबंध तत्पुरुष समास। यहां दिया दे रखा है विकल्प में तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास जिस समास का द्वितीय पद प्रदान होता है तथा समास विग्रह करने पर कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारकों की विभक्ति चिन्हों यानी कारक चिन्हों पर सर्ग का लोप हो जाता है, वहां पर होता है आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के होते हैं कुल 6 भेद। तो अभी यहाँ पर दे रखा है रामचरित, तो किसका लोप हो रहा है, राम का चरित, किसका लोप हो रहा है, का, और का किसका कारक चिन्ह है, संबंध कारक। तो ऐसे हालत में इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। और ध्यान दीजिएगा सेनापति, समास विग्रह कीजिए सेना का पति, तो का लोप हो रहा है। राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति, राष्ट्र के स्वामी मालिक। कोषाध्यक्ष, कोष के अध्यक्ष। अमचूर, आम का चूर्ण। राजमाता, राजा की माता। तो बताइए किसका लोप हो रहा है, का के की, और ये किस कारक के अंतर्गत आता है, संबंध। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। ये रहा आपका उत्तर, संबंध तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 7, नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है। ध्यान दीजिएगा, अभी समास पढ़ रहे हैं हम लोग, समास के प्रश्न कर रहे हैं। ये है आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास का भी द्वितीय पद प्रदान होता है। कर्मधारय समास का भी क्या होता है, द्वितीय पद। कर्मधारय समास का भी द्वितीय पद प्रदान होता है। द्वितीय पद का मतलब दूसरा शब्द, द्वितीय पद यहाँ पर प्रदान होता है। एक बात तो ये हो गई कि कर्मधारय समास का द्वितीय पद, दूसरा पद प्रदान होता है। तथा समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। दोनों पदों के मध्य कौन सा संबंध मिलेगा आपको, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। तो वहां पर ही होता है आपका कर्मधारय समास। अब आप देख लीजिए, ये शब्द लिखा है यहाँ पर, एक पद तो है नील, दूसरा है कमल। तो यहाँ पर एक तो है नील यानी नीला, दूसरी तरफ है कमल यानी संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, विशेषण विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो ऐसे आप देख लीजिए, नील कमल, तो कमल एक संज्ञा है और वो कैसा है, नील, तो यानी कमल तो हो गया विशेष्य और विशेष नीला क्या हो गया, विशेषण। तो नील कमल विशेषण विशेष्य संबंध है। बताओ कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास। और देख लीजिए शब्द, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर। अभी आप लिखो सीधा सीधा, काला सांप, काला सांप। बताओ काला क्या है, सांप, सांप की विशेषता क्या है, काला। तो ये तो है काला यानी तो विशेषण, और सांप क्या है, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो ऐसे हालत में काला तो यहाँ पर विशेषता है, और सांप यहाँ पर क्या है, संज्ञा। तो सांप कैसा हो गया, काला। तो ये विशेषण विशेष संबंध हो गया। फिर आप बोले नीला सागर, नीला सागर। तो नीला सागर, बताओ नीला तो हो गया विशेषण और सागर हो गया विशेष्य। आप बोले जिससे बोले आपने सुपुत्र, सु यानी अच्छा, पुत्र यानी पुत्र, तो सुपुत्र, अच्छा पुत्र। तो पुत्र की विशेषता क्या हो गई, सुपुत्र। सु तो हो गया विशेषण और पुत्र हो गया यहाँ पर विशेष्य। कुपुत्र, क्या हो गया शब्द, कुपुत्र, बुरा पुत्र। कुपुत्र का मतलब बुरा पुत्र। अब ये नीलोत्पल, नील धन उत्पल, गुण संधि, नील धन उत्पल। तो नीला है उत्पल जो, यानी कमल, नीला है उत्पल जो, नील कमल, एक ही बात, नीलोत्पल। फिर कहें आप हरी मिर्च, हरी मिर्च। बताइए मिर्च तो हो गया विशेष्य और हरी क्या हो गया, उसकी विशेषता यानी विशेषण। तो ये विशेषण विशेष संबंध है। ये क्या है, विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है। नीलकमल में भी कौन सा है, विशेषण विशेष संबंध। और यहाँ लिखा है उपमान उपमेय संबंध भी मिलेगा।
तो उपमान उपमेय। अब ये जिससे उपमा की जाती है, जिससे उपमा की जाती है इसको उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। तो ऐसी हालत में आप उपमेय को विशेषण समझ सकते हैं। काव्य शास्त्रीय प्रश्न है ये, काव्य शास्त्रीय शब्द है, और आप यहाँ पर अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आप सीधा सा जान लीजिए विशेष का मतलब ही हो गया उपमेय और विशेषण का मतलब हो गया उपमान। अब आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर शब्द लिखूं विशेषण उपमान उपमेय का, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो बताइए यहां पर आप देख रहे हैं कि चंद्र, चंद्र तो क्या है, चंद्र तो क्या है, विशेषता है, और मुख की किसकी विशेषता है, तो मुख की। तो ये तो हो गया उपमान और ये हो गया उपमेय, ये तो हो गया उपमान और ये हो गया उपमेय। फिर आप बोले जैसे आप बोले मृगनयन, मृगनयन, तो बताइए नयनों को आप कैसा बता रहे हैं, मृग के समान बता रहे हैं, उपमान उपमेय संबंध है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ तो विशेष है, अगर इसको आप अपनी भाषा में समझे, सामान्य भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, तो नयन तो हो गई संज्ञा और उसकी विशेषता क्या है कि वो मृग के जैसे, यानी विशेषता हो गई। तो उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध पाया जाएगा, वहां पर कौन सा समास होगा आपका, कर्मधारय समास। तो बताओ नीलकमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ध्यान रखना इस शब्द को ही नीलोत्पल भी कहा जाएगा, आप पर्यायवाची भी याद कर रहे होंगे समय के साथ ही। तो नील धन उत्पल, उत्पल का मतलब कमल ही होता है, तो यही शब्द है वो वाला, और आपकी किताब गवर्नमेंट किताब में ये लिखा हुआ है नीलोत्पल, एक ही बात है, ठीक है ना। कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा, रात दिन, रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में कौन सा समास है, तो यह है द्वंद्व समास। कौन सा समास है ये, द्वंद्व। ध्यान देना, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब युग्म या जोड़ा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, युग्म या जोड़ा, आपकी भाषा में बोलते हैं कपल, जोड़ा, कपल, ठीक है। तो ऐसे हालत में द्वंद्व समास, ध्यान दीजिएगा कहां होता है द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के कितने पद, दोनों पद, पहला दूसरा, रात और दिन दोनों सब, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर, समास का विस्तार करने पर, वापस विभक्ति चिन्हों को जोड़ने पर, दोनों पदों के मध्य और, दोनों पदों के मध्य और या आदि, दोनों पदों के मध्य और या आदि का संबंध पाया जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो अभी लिए रात दिन, इन दोनों के मध्य क्या आएगा, रात दिन, तो रात और दिन, बताइए कौन सा प्रधान है कौन सा छोटा है, रात दिन, रात और दिन। तो अभी रात दिन में कौन सा समास हो गया आपका, द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य, प्रथम पद और द्वितीय पद के मध्य और या आदि का संबंध पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। आगे लीजिए और शब्द देख लीजिए, जैसे लिखो फल फूल, तो फल और फूल। जैसे लिखो जलवायु, जल और वायु। अगर लिखो अपना पराया, अपना पराया, तो अपना या पराया, द्वंद्व समास। फिर बोलो जैसे माता पिता, तो माता और पिता। अगर बोल दो सीताराम, तो सीता और राम। बताइए आ रहा है संबंध। तो यहाँ पर आप बोलते हैं दाल रोटी, दाल और रोटी हो जाएगा। जैसे बोले कुछ भी, आप कृष्णा अर्जुन, अगर शब्द बोले कृष्णा अर्जुन, बताइए कृष्णा अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन हो रहा है, और का संबंध या आएगा विपरीतार्थक शब्दों में और आदि आएगा समाहार शब्दों में। तो ऐसे हालत में यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है आपका, द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और या आदि का संबंध पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है आपका, द्वंद्व समास होता है। जैसे आप देखिएगा, जैसे आपने कहा शीतोष्ण, शब्द क्या है, शीतोष्ण, तो शीत और उष्ण, शीत धन उष्ण हो गया शीतोष्ण। शीतातप, शीत धन आतप, शीत या आतप, शीत का मतलब गर्म, आतप का मतलब ठंडा। अरे शीत
शीत का मतलब ठंडा, क्षमा कीजिएगा, शीत का मतलब ठंडा और आतप का मतलब गर्म। ऐसे यहाँ पर शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म। तो शीत या उष्ण, ठंडा या गर्म, शीत या आतप, ठंडा या गर्म, शीत या आतप, तो या का संबंध पाया जाता है। और अभी कई सारे शब्द होते हैं जिसमें हम समाहार का संबंध लेते हैं, जैसे चाय वाय, तो चाय, चाय का मतलब, और वाय का मतलब क्या है, कुछ नहीं, तो चाय आदि। अड़ोसी पड़ोसी, तो अड़ोसी का कोई मतलब, लेकिन पड़ोसी आदि। आप बोलते हैं खाना वाना, तो खाने का मतलब तो, लेकिन वाने का कोई मतलब नहीं होता, तो खाना आदि, चाय आदि, पड़ोसी आदि, ये संबंध पाया जाता है। वहां पर कौन सा समास होता है आपका, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा रात दिन में कौन सा समास है, तो रात और दिन। बताओ समास विग्रह करने पर क्या आ रहा है, और कौन सा समास में आता है, द्वंद्व समास में। और ध्यान रखना द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। और देखिएगा यहीं पर एक शब्द और बताया था मैं आपको, द्वंद्व। एक तो है द्वंद्व और एक है द्वंद। ये शब्द युग में भी आपसे पूछा जा सकता है। द्वंद का मतलब तो मैं क्या बता रहा हूं, युग या जोड़ा, कपल। और इस द्वंद का मतलब होता है विरोध, लड़ाई झगड़ा। द्वंद हो गया लड़ाई झगड़ा, आप कुछ भी कह सकते हैं, द्वंद। ये द्वंद हो जाएगा लड़ाई झगड़ा, विरोध या विपरीत अर्थ। ठीक है ना, ऐसे हालत में यहाँ पर द्वंद यानी युग्म या जोड़ा। तो बताइए बात समझ में आई होगी आप लोगों को। रात दिन में कौन सा समास हो गया आपका, द्वंद समास। और ऐसे ही मैंने अन्य उदाहरण भी यहाँ पर लिखे। आगे चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। पता है उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या अर्थ में विशिष्टता लाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब अभी यह मैंने कई जगह पर, पिछले पेपर में भी मैंने आपको बताया, कई जगह पर वो कई सारे पिछले भूतपूर्व जो पेपर लिए मैंने, मॉडल पेपर बनाया, उसमें भी कई जगह पर इसका उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर उपसर्ग शब्द में मैंने बताया था आपको कि उपसर्गों में संधि के नियम लगते हैं, स्वर संधि। किसके नियम लगते हैं, स्वर संधि के। तो ये जो अध्यक्ष शब्द बना है, ये बना है अधिधन। ये शब्द बना है किस उपसर्ग से, अधि उपसर्ग से। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग में जुड़ा है अक्ष। अधि उपसर्ग में मूल शब्द क्या जुड़ा है, अक्ष। तो अधि तो उपसर्ग है और अक्ष में यहाँ पर मूल शब्द। ध्यान कीजिए यण संधि का नियम, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या उ या री हो, ई उ या री हो, तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर क्रमशः ई तो या में, उ वा में और री रा में बदल जाता है, आधे आधे। वैसे अर्थ में ये ई आ रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया यहाँ पर, अ। इसका मतलब है कि ई के बाद क्या आ गया यहाँ पर, असमान स्वर। तो ई किस में चला जाएगा आपका, या में। अब अभी यहाँ पर आपको ये दूसरा प्रथम द्वितीय शब्द का जो पहला स्वर आता है वो यण संधि में जुड़ता है, तो यह के बाद आ रहा है, तो यह में आ जुड़ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए आप। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, अगर ये निकाल लिया तो आधा ध, और यहाँ पर आ निकाल लिया तो क्या बचा है, श। अब आप ले आएंगे इसको, तो ऐसे हालत में देखिएगा कि ये ध यहाँ पर आध आधा है, यह वहां से पूरा आ रहा है, और श यहाँ पर पड़ा हुआ है। बताइए शब्द क्या बना है आपका, अध्यक्ष बना। किस संधि से बना है, ध्यान रखना ये उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग में स्वर संधि के नियम लगते हैं। उपसर्ग में आपके स्वर संधि के नियम लगते हैं। तो ये अधिधन अक्ष बना है यण संधि के नियम के माध्यम से। इस प्रकार से बनेगा। और देख लीजिए मैं एक शब्द और बताया था, मुझे ध्यान आ रहा है, एक शब्द ऐसा का ऐसा ही, जैसे आप बोलते हैं अधि, अधिधन आदेश, शब्द है आपका अधिधन आदेश। अब अभी यहां पर आ गया आपके पास ई, और यहां पर आ गया आ, ई के बाद फिर समान स्वर आ गया। तो आप लीजिए ई किस में जा रहा है, यहाँ पर या में, इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये आ जोड़ना है। ई गया आधे या में, और इसमें आपको क्या जोड़ना है, आ। तो ऐसे हालत में क्या बन जाएगा, या हो गया। अब इधर आ जाइए वापस। अब आप देख रहे हैं अधि में से ई निकाले तो क्या बचेगा, आधा ध। फिर यहाँ पर आपने आदेश में से आ निकाले तो क्या बचेगा, देश। आप ले आएंगे इसको, तो ऐसे हालत में यहाँ पर है अध, आधा। ठीक है, ये आधा है और या उधर से आ रहा है, और देश यहाँ पड़ा हुआ है। बताइए क्या बना है शब्द, अध्यादेश। शब्द क्या बन गया यहाँ पर, अध्यादेश। ऐसे कई सारे शब्द बनते। और याद रखना उपसर्ग में स्वर संधि के नियम भी लगते, उपसर्ग में स्वर संधि के नियम भी लगते हैं।
इस प्रकार अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, ये अधि। ये रहा आपके सामने, ऐसा ही मैंने एक उदाहरण यहाँ पर और दिया। तो अधि उपसर्ग अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपका, अधि। प्रश्न नंबर 10, योग। योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह या अलगाव हो जाए। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। योग शब्द में आप क्या जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए योग शब्द है, मूल शब्द दे रखा है आपको योग, और यहाँ दे रखे विभिन्न उपसर्ग। तो अगर आप लिखिए योग शब्द में आप उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उपयोग करना यानी प्रयोग करना। और अब इन्हें अर्थ विरह या अलगाव हो जाएगा, तो इसका मतलब तो उपयोग हो गया। फिर आप देखते हैं यहाँ पर दूसरा शब्द है वी, तो वी में जोड़ा आपने योग, तो बताइए क्या बना है, वियोग। तो वियोग ही क्या कहलाता है, विरह या अलगाव। उत्तर तो यही हो गया आपका, वियोग बनेगा यहाँ पर। फिर अभी भी यहाँ पर लिखा है अभी, तो अभियोग वाद केस, ये हो गया अभियोग। और यहाँ पर लिखा है प्र, तो प्रयोग में प में योग जुड़ेगा तो प्रयोग बनेगा। आगे इन चारों में से कौन सा शब्द आपको वियोग यानी विरह यानी अलगाव का अर्थ दे रहा है, ये शब्द कौन सा है आपका, वियोग। तो वी उपसर्ग जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, योग में जब वी उपसर्ग जुड़ेगा तो वो हो जाएगा वियोग। और वियोग का तात्पर्य क्या होता है, विरह, अलगाव, और जुदाई, अलग होना। तो विरह, ये वियोग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो देख लेंगे कौन से में नहीं है कु उपसर्ग। अब ये शब्द है कु धन शल, यही है मूल शब्द, कुशल मूल शब्द है, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं। यहाँ देख लो, यहाँ पर है कूधल चाल, मूल शब्द निकलना चाहिए, अर्थ वाला शब्द निकलना चाहिए, तो कूधन चाल। यहाँ देख लो क्या है, तो यहाँ है कूधन कर्म, बिल्कुल कुकर्म है। यहाँ पर है कूधन रूप, बुरा, बुरी चाल, बुरा कर्म या बुरा रूप। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुशल, ये जो शब्द है कुशल, ये मूल शब्द है। तो आपसे पूछ रहा है कौन से में नहीं है, तो इसमें नहीं है। और तीनों में आप देख रहे हैं कुपसर्ग कु लगा तो चाल बना, कुचाल बना, बुरी चाल। अब कुकर्म, बुरा कर्म, कुरूप, बुरा रूप। तो ऐसे हालत में तीनों तो हैं, लेकिन कुशल मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऐसे हालत में उत्तर हो जाएगा इसका कुशल। प्रश्न नंबर 12, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा आपका वार्षिक। ये रहा वार्षिक। आप कैसे बनाए, तो अभी ये मैंने आपको कई बार बताया, पिछले पेपर में भी आए कई जगह पर प्रश्न से। अपत्यवाचक, उन्तावाचक, संतानवाचक प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका एक हो गया य, एक हो गया आ, एक हो गया ए, और एक हो गया ई। जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक या आ, ए या ई, ये आदि जब प्रत्यय जुड़ते हैं किसी शब्द में, तो अगर मूल शब्द का प्रथम स्वर, ध्यान देना, यह वर्ष है मूल शब्द। तो ऐसे अगर मूल शब्द का प्रथम स्वर, मैं बोल रहा मूल स्वर का प्रथम स्वर, यानी मूल शब्द का प्रथम स्वर, जो शब्द मेन शब्द है, मूल शब्द है, उसका पहला स्वर अगर आ या आ हो, क्या हो, आ या आ हो, तो उसे आप आ में बदल दोगे। आ या होगा तो किसमें चला जाएगा, आ में चला जाएगा। और अगर वो होगा मूल शब्द का पहला स्वर क्या हो, ई या ए आई, ई या क्या हो, ए आई हो, तो अब ये पहला स्वर जो है वो आई में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। और अगर मूल शब्द का पहला स्वर उ या ओ हो, उ या क्या हो, ओ हो, तो उसे आप ओ में बदल देंगे। उसे आप किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे। और यदि मूल शब्द का पहला स्वर री हो, तो उसे आप आर में बदल देते हैं।
किसमें बदल देते हैं, आर, ये आधा है र, आर, आर लिखना है आपको। आ हो तो आ में, ई या ए हो तो आई में, उ या ओ हो तो ओ में, और री हो तो आर में बदल जाता है। अब आप देख लीजिए शब्द कैसे बना होगा। तो ऐसे हालत में अब ये वर्ष में आप कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इक, वर्ष में आपने जोड़ दिया एक प्रत्यय। तो ऐसे हालत में ध्यान दीजिएगा शब्द कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ष, वर्ष में आ की मात्रा आ रही है व में, तो व को ये जो व है वो किसमें, आ में, यानी वा में बदल जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर अंतिम स्वर का लोप करते, मूल शब्द का प्रथम स्वर यदि आ या आ हो तो आ में, ई या ए या आई हो तो आई में, उ या फिर ओ या औ हो तो औ में, और री हो तो आर में बदल जाता है तथा मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मूल शब्द क्या है आपका, मूल शब्द है यहाँ पर वर्ष। अब ऐसे हालत में वर्ष में आप देख रहे हो किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा किसमें चली जाएगी, आ में। और आप कह रहे हैं कि अंतिम स्वर का लोप करते हैं, तो अंतिम स्वर इसमें श में है तो आपने लोप कर दिया और इस इक को जोड़ देंगे। तो ऐसे हालत में इसका लोप होने के बाद जब इक जुड़ेगा तो यहाँ पर इस शब्द क्या हो जाएगा आपका, वार्ष। और यहाँ पर ये जो आपका ई था, ये छोटा किया, अंतिम स्वर का लोप किया था तो उसमें इक की मात्रा जुड़ गई तो क्या बना, वार्षिक। और देख लीजिए नीति धन इक, शब्द है आपका नीति धन इक। अब आप लीजिए यहाँ पर ए आ रहा है तो ई किस में जाएगा, आई में जाएगा। अंतिम स्वर का लोप किया और इक जोड़ दिया तो बताओ क्या बना शब्द यहाँ पर, नैतिक। यहाँ पर शब्द क्या बना है आपका, नैतिक। फिर आप देखिएगा जैसे आप बोलते लोक धन एक, शब्द है लोक धन एक। तो अभी यहाँ पर ओ आ रहा है तो ओ किस में जाएगा, औ में जाएगा। अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। तो बताइए यहाँ पर क्या बना है शब्द, लौकिक। शब्द क्या बना है यहाँ पर, लौकिक। और देख लीजिए जैसे आपने लिखा है इतिहास, शब्द है यहाँ पर एक। तो अब ई आ रहा है तो ई किस में जाएगा, आई में गया। बीच वाला ऐसे रहेंगे सब। अंतिम स्वर का क्या करोगे, लोप कर दोगे और क्या जोड़ दोगे, इक। तो बताइए क्या बना है शब्द, ऐतिहासिक। क्या बना है शब्द, ऐतिहासिक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ष में इक प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, वार्षिक बनेगा। कैसे बनेगा, तो अभी ये अपत्यवाचक प्रत्यय जो है इसका नियम ये है, यदि इक या आ ए या ई जुड़ने पर, ई प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द का प्रथम स्वर यदि आ या आ हो तो आ में, ई या ए या आई हो तो आई में, उ या ओ या औ हो तो औ में, या री हो तो आर में बदल जाता है और अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। और इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। और तो मैंने शब्द के उदाहरण भी दिए आपको अन्य, ये वार्षिक शब्द से बना। आगे दीजिए और मैं एक दो उदाहरण देता हूं आपको अन्य शब्दों के। जैसे मान लीजिए हम उ प्रत्यय या प्रत्यय जोड़ रहे, शब्द है सुंदर धन य, शब्द है सुंदर धन य, मैं यह प्रत्यय ले रहा हूं। तो अब ये उ आ रहा है प्रथम स्वर, तो उ में किस में बदल जाएगा, ओ में। ये बदल गया ओ में। अंतिम स्वर का लोप करना है, कर दिया और यहाँ पर यह जोड़ दिया। तो बताइए यहाँ पर क्या बना है शब्द, सौंदर्य। अब ये आधा र होता है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे छत पर बिठा देते हैं। शब्द क्या हो गया, सौंदर्य। शब्द हो गया यहाँ पर सौंदर्य। इसके बाद आप देखिएगा जैसे आप बोलते हैं वल्मीक धन ई, वल्मीक धन ई। तो आप देखिए यहाँ पर ई प्रत्यय जुड़ रहा है, मैं ई प्रत्यय ले रहा हूं। तो ऐसे हालत में यहाँ पर पहला स्वर क्या आ रहा है, अ, वह में किसकी मात्रा है, अ की। तो बीच वाला आ तो आ में बदल गया, बीच वाला ऐसे कैसे रहा। और यहाँ पर ये अंतिम स्वर जो है इसका लोप कर दिया और यहाँ पर किसकी मात्रा, ई जुड़ना है, ये ई जोड़ दिया। बताओ शब्द क्या बना है, वाल्मीकि। शब्द क्या बना है यहाँ पर, वाल्मीकि। और ले लीजिए एक दो उदाहरण। जैसे कृतिका धन ए, शब्द है कृतिका धन ए। वैसे हालत में आप देख रहे प्रथम स्वर क्या आ रहा है यहाँ पर, री।
तो री किस में जाएगा, आर में। ये लग गई आर की मात्रा, का में लग गई आ और रा गया साथ में। बीच वाला ऐसे कैसे रहेगा, ये रहेगा ऐसे कैसे। अंतिम स्वर का लोप कर दिया और ए जोड़ दिया। बताओ क्या बना है यहाँ पर शब्द, कार्तिकेय। पर आपको पता है आधा रा है तो इसको आप क्या करते हैं, आधे रा को आप छत पर बिठा देते हैं। तो कार्तिकेय शब्द क्या बन गया यहाँ पर, कार्तिकेय बन गया शब्द कार्तिकेय। और देख लीजिए, जैसे आप बोलते हैं नगर धन अ, नगर धन अ, तो अभी ये न यानी अ आ रहा है तो न का क्या हो जाएगा, ना आ की मात्रा हो जाएगी। बीच वाला ऐसे ही रहा, अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें क्या जोड़ दिया आपने, ये अ जोड़ दिया। तो बताओ ये पूरा हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, नागर। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ये अपत्यवाचक, उनतावाचक, संतानवाचक प्रत्यय है। तो यदि ये जो प्रत्यय जुड़ते हैं, एक या आ ए ई आदि, ये प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो मूल शब्द का पहला स्वर आ या आ हो तो आ में, ई या ए हो तो आई में, उ या ओ हो तो ओ में, और री हो तो आर में बदल जाता है तथा अंतिम स्वर का लोप करके ये वाले प्रत्यय जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के शब्द यहाँ पर निर्मित होते हैं। ये आपके उनतावाचक प्रत्यय। वर्ष, वर्ष में एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा, वार्षिक बनेगा। ठीक है, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 13। राघव, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। राघव शब्द में प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी आपको बताया मैंने पिछले प्रश्न में, उनतावाचक प्रत्यय, ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जुड़ेगा ये अप्रत्यय। और यहाँ पर इस नियम के साथ साथ एक नियम और लगेगा, ध्यान देना। अभी बताया था मूल शब्द का अगर पहला स्वर क्या हो, आ या आ हो, तो उसे आप किस में बदल दोगे, आ में बदल दोगे। इसके बाद आपको बताया था कि यदि ई या क्या हो, ए आई हो, तो उसे किस में बदल दोगे, आई में बदल दोगे। फिर बताया था कि ऊ या ऊ, या फिर क्या हो, ओ या ओ हो, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा औ में। और अगर री हो तो किस में बदल जाएगा, ये आर। अगर री हो तो किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। तो ये नियम तो इसमें लगेगा इससे, क्योंकि आप प्रत्यय है। लेकिन इसके साथ में अब ये ऐसे शब्दों में, अब ये ऐसे शब्दों में एक नियम और लगता है। क्या है नियम, ये भी जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यदि यदि आ प्रत्यय से पहले, ये जो आ है, इस आ से पहले, इस आ को जोड़ने से पहले, आ प्रत्यय को जोड़ने से पहले मूल शब्द का अंतिम वर्ण उ या उ हो, कौन सा हो, उ या उ। मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो यहाँ पर, उ या उ हो, तो उस उ या उ को अभी आप व में बदल देते, आधे व। अगर आ प्रत्यय से पहले उ या उ आता है तो उसे आप व में बदल देते। अब अभी ये शब्द जो बना है वो कैसे बना है, तो देखिएगा, ये शब्द है आपका रघु। मूल शब्द क्या है यहाँ पर, रघु धन आ। तो इस नियम में ये नियम तो लग ही रहा है, इस शब्द में ये नियम तो लग ही रहा है, साथ में ये वाला नियम भी बन गया। क्यों, क्योंकि आ से पहले क्या आ गया यहाँ पर, ये आ से पहले उ आ गया, तो ये उ जो है वो आधे व में बदल जाएगा। तो पहली बात तो आप देखिएगा, इसका मूल पहला वर्ण क्या है, र में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, किसमें बदलेगी, आ में। फिर आप देख रहे हैं बीच वाला ऐसे कैसे रह गया, और ये उ आधा उ छोटा वो किस में जा रहा है, व में जा रहा है। और इसमें आपको क्या जोड़ देना है, तो ये आ जोड़ देना है। और जैसे आप इसमें आ जोड़ेंगे तो अभी ये शब्द पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा आपका, राघव बन गया शब्द राघव। और देखिएगा मैं और भी उदाहरण दूंगा आपको। मनुधन अ शब्द है, मनुधन अ। अगर फिर आ रहा है मनु में अ, तो आता आ हो जाएगा, बीच वाला ऐसे कैसे रह गया, और ये ऊ चला गया आधे व में। और इसमें आपको क्या जोड़ देना है, आधे व में जब आ जुड़ेगा तो अभी ये पूरा हो जाएगा। तो बताओ क्या शब्द बन गया यहाँ पर, मान। फिर आ गया, जैसे आप बोलते हैं पांडु, पांडुधन अ शब्द है, पांडुधन अ। आ रहा है तो आका आ ही रहेगा, ये आका आ ही रह गया, बीच वाला ऐसे कैसे ही, और ये उ गया किसमें, आधे व में। अभी आधे व में आपको क्या जोड़ देना है, ये आ जोड़ देना है। तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, पांडव। और देख लीजिए, धनु धन अ, धनु धन अ, आ का क्या होना है, आ, तो ये हो गया आ, बीच वाला ऐसे रह गया, और ये ऊ क्या आ गया, आधे व में, आ जोड़ दिया वापस, तो ये आधा व जो था ये क्या हो गया, पूरा हो गया। फिर आप देख लीजिए, गुरु धन आ,
शब्द है गुरुधन अ, ऐसे हालत में अब इन्हें ऊ किस में जा रहा है, देख लीजिए वहां पर औ में गया, बीच वाला ऐसे ही रह गया, ऊ गया आधे व में, और इसमें क्या जोड़ दिया आपने, ये अ जोड़ दिया, तो बताओ ये वापस पूरा हो गया, शब्द क्या बन गया यहाँ पर, गौरव। बहुत सारे शब्द बनते हैं यहाँ से, खूब सारे शब्द बनते हैं ना, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अपत्यवाचक प्रत्यय होने के कारण ये नियम तो लग ही रहा है, साथ ही साथ अगर आ से पहले ऊ या ऊ आ जाए, आ से पहले क्या आ जाए, ऊ या ऊ आ जाए, तो ये ऊ या ऊ जो होता है वो आधे व में बदल जाता है, और ये नियम लगकर, ये वाला नियम लगकर आ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये शब्द हो जाएगा आपका कौन सा प्रत्यय राघव शब्द में, दानव, मानव, पांडव, कौरव, लाघव, सैंधव, भार्गव, ये सारे शब्द इसी नियम से बने। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है, ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द कहते किसे, ध्यान दीजिए, उत्पत्ति, बनावट या सोर्स के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति, बनावट या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। अब ये चार प्रकार के जो शब्द हैं कौन कौन से, तो ये कौन कौन से शब्द हैं देख लीजिए यहाँ पर, एक तो है तत्सम, एक है तद्भव, एक है देशज, और एक है विदेश, एक है आपके विदेश। तो ध्यान दीजिएगा, तत्सम, तत्सम शब्द कैसे बनाए, तो भाई ये बनाए तत् धन सम, तत् धन सम, तत् का मतलब उससे, उसके, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, तत् का मतलब तो हो गया उसके, और सम का मतलब हो गया समान, उसके समान, किसके समान, तो ध्यान रखना, तत्सम शब्द वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के उसके समान है, किसके समान है, तो संस्कृत के समान है, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, मूल रूप से किसके, संस्कृत भाषा के हैं, और हिंदी में जो के त्यों जैसे के जैसे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, तत्सम उसके समान, किसके समान, तो संस्कृत के समान, तो ऐसे शब्द जो तत्सम है यानी उसके समान है, किसके समान है, संस्कृत के समान, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के तो जैसे के जैसे, जैसे संस्कृत में प्रयोग करते थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते, तो उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। अब ये हो गए उसके समान शब्द, एक होते हैं तद्भव, एक होते हैं कौन से शब्द, तद्भव, तो ये कैसे बना है, तद धन भव, शब्द बनाए कैसे, तद धन भव, तद का मतलब उससे, तद का मतलब क्या है, उससे, भव का मतलब उत्पन्न, तत् का मतलब तो उससे, और भव का मतलब क्या है, उत्पन्न, किससे उत्पन्न, तो उससे उत्पन्न, उस पर, उससे किससे, संस्कृत, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से किसके, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ उससे उत्पन्न होने, उससे क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, नया रूप ले लिया, वो तद्भव है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव। फिर एक होते हैं देशज शब्द, एक कौन से शब्द है, देशज, तो ये देशज शब्द क्या है, देशी भाषाओं के शब्द, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द है, राज्य भाषाओं के शब्द है, तो ऐसे शब्द जो देशी या राज्य भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के, और जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देश ज, देश धन ज, देश में उत्पन्न, देश में जन्म लेने वाले, हमारे लोकल शब्द, तो ऐसे शब्द जो देशी भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के, राज्य की भाषाओं के, और उनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और ये कैसे कई सारे शब्द ऐसे, जैसे आप इडली डोसा बोलते हैं, बताओ दक्षिण भारत का शब्द है, कोई विशेष शब्द नहीं, इडली डोसा। आप बोलते हैं भांगड़ा, पंजाबी शब्द है, आप बोलते हैं गरबा, गुजराती शब्द है, आप बोलते हैं अंगोछा, बताओ राजस्थानी शब्द है, आप बोलते हैं खिड़की, देशज शब्द है, आप बोलते हैं ऊटपटांग, देशज शब्द है। तो ऐसे कई सारे शब्द है जो हिंदी में आपके प्रयोग किए जा रहे हैं, पर उसको पहली बार किसने बोला इसका पता है, पर हम बोलते हैं कभी कि उठपटांग हरकतें मत करो, तो बताओ उठपटांग हरकतें, अब उठपटांग हरकतें हम समझ के क्या ऐसी वैसी हरकतें मत करो, ऊंट पे टांग, बताओ कौन रख सकता है ऊंट पे टांग, ऊंट पे टांग, उठपटांग का मतलब क्या है, ऊंट पे टांग कौन रख, तो ये देशज शब्द, और हम समझ गए कि भाई ऐसी वैसी हरकत नहीं करें। खटपट मत करो, देशज शब्द, खटपट यानी आवाज मत करो, देशज शब्द।
वैसे कई सारे शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देशी शब्द कहलाते हैं। एक होता है विदेशी शब्द, तो वे शब्द जो मूल रूप से विदेशी भाषाओं के पर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं आपके हिंदी में। अभी अरबी फारसी शब्द बहुत सारे हैं, आदमी, अखबार, अक्ल, अदालत, इश्क, ये प्रेम मोहब्बत वाले सारे शब्द कहाँ के? अरबी फारसी। इसके अलावा सायोनारा है आपका चीन का एक शब्द, उसके अलावा क्लर्क, ऑफिसर, हेड, ये सब शब्द अंग्रेजी शब्द है। ऐसे कई सारे शब्द जो आपके हिंदी में प्रयोग होते हैं। याद रखना, एक शब्द लिख रहा हूं वर्षा, अरबी फारसी शब्द है ये वर्षा, हमारे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। आलू, परात, ऐसे कई सारे शब्द है विदेशी शब्द जिनका प्रयोग हमारी हिंदी में होता है और हम समझ भी जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के शब्द उत्पत्ति या स्रोत या बनावट के आधार पर। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछ रहा है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, बताओ किसके समान है? संस्कृत के समान। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम। तो बताओ इनका मूल स्रोत क्या हो जाएगा? संस्कृत। ध्यान रखना, दुनिया की सभी भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा विलोम शब्द, कौन सा विलोम शब्द युग्म शब्द युग्म नहीं है? मतलब यहाँ पर वो कह रहा है आपसे, ये जो यहाँ पर युग्म दे रखे, शब्द युग्म दे रखे, एक मतलब विलोम, आपस में क्या है? ये एक दूसरे के विलोम, विपरीतार्थक है। दोनों क्या है? विपरीतार्थक है, यानी विपरीत अर्थ है। अब आप देखिए कौन सा सही नहीं है? युग्म, कौन सा युग्म सही नहीं है? ऐसे हालत में देखो, उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित, बिल्कुल ठीक है। संपत्ति का हो जाएगा विपत्ति, बिल्कुल ठीक है। संयोग का वियोग हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। खंडन, विखंडन, खंडन करने का मतलब भी, मतलब किसी बात को, किसी बात का खंडन करना, और विखंडन करने का मतलब भी यही होगा। तो ऐसे हालत में ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, खंडन करना या विखंडन करना, एक ही बात। तो ऐसे हालत में ये समानार्थी शब्द है, यहाँ पर विलोम शब्द नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा खंडन, विखंडन। अब लिए उचित का अनुचित हो गया, बिल्कुल ठीक। संपत्ति का विपत्ति हो गया, बिल्कुल ठीक। संयोग का वियोग हो गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन खंडन, विखंडन एक ही शब्द, समानार्थी शब्द ही। प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द भ्रमर, भंवरा, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची जरूर याद कीजिएगा मित्रों, ध्यान रखना। यही एक मतलब दिक्कत वाली बात होती है, यहीं पर हम लोग पिछड़ जाया करते हैं, क्योंकि याद करने वाली बातें होती है, वहां पर हम ध्यान नहीं देते। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकल शब्द, समानार्थी शब्द, शब्द युग्म, ये आप लोगों को आगे परीक्षा में आगे ले जाते हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। ये सारे सिद्धांत वाले तो सभी करते हैं, पर ऐसी चीजें जो आपको याद करनी। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अब ये भ्रमर षटपद होता है, मधुकर, मधु यानी शहद खाने वाला, अली भी होता है भंवरा, और एक होता है प्रभाकर। ये प्रभाकर क्या है? प्रभा करने वाला, सूर्य है। ये क्या है? प्रभाकर किसका पर्यायवाची? सूर्य का। ध्यान रखना। तो यहाँ पर षटपद भी है, मधुकर भी है और अली भी है। ये सब किसके पर्यायवाची है? भ्रमर के। लेकिन प्रभाकर किसका पर्यायवाची? सूर्य का। तो कौन सा नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध न होकर भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। देख लेंगे कौन कौन से। सौंदर्य, बिल्कुल सुंदर, सुंदर सुंदर होने का भाव, अपनापन, अपना होने का भाव। लेकिन निपुण व्यक्ति विशेषण है, ये निपुण क्या है? विशेषण शब्द है, तो ये तो नहीं है। बालक, बालक संज्ञा है, बालक संज्ञा है, लेकिन ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रीति भाववाचक, अनेकता भी भाववाचक, लेकिन बालक शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर ये गलत हो गया। तो सभी शब्द पूछ रहा है, एक दो तो है पर सभी। तो बालक यहाँ जातिवाचक है, ये भाववाचक, ये भी भाववाचक। ईर्ष्या भी भाववाचक, बचपन भी भाववाचक, और नैतिकता भी भाववाचक। ये रहा उत्तर। ईर्ष्या विभाववाचक, ईर्ष्या होने का भाव। बचपन, बच्चा होने का भाव। नैतिकता, नैतिकता का भाव। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। याद देख लीजिए, पशुता है लेकिन पुस्तक नहीं है, जातिवाचक है।
तो ऐसे हालत में सभी शब्द इसी में आ रहे हैं। ईर्ष्या भी भाववाचक, बचपन भी भाववाचक और नैतिकता भी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप लीजिए, ईर्ष्या किसका नाम है, बचपन किसका नाम है, नैतिकता किसका नाम है। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध ना कराकर वो किसका बोध कराए, भाव का, तो वही हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य भी भाव का नाम है, अपनापन भी भाव का नाम है, लेकिन निपुण, निपुण विशेषण शब्द विशेषता है, तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बालक, आदि में बालक किसी प्राणी का नाम है, प्रीति प्रेम का नाम, अनेकता भी अनेक होने का भाव, लेकिन बालक नहीं है यहाँ पर। पशुता, पुस्तक, एरी पुस्तक वस्तु का नाम, ऐसे हालत में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। कौन सा उत्तर है आपका, ईर्ष्या, बचपन और नैतिक। आपके बारे में कल कोई, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम पूछ रहा है मित्रों, चलो ढूंढ लेते हैं सर्वनाम कौन कौन से इस वाक्य में। ध्यान दीजिएगा, एक तो ये रहा आपके, आपके हो जाएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, आपके हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, कल कोई कुछ, कोई कुछ दोनों अनिश्चयवाचक है, कोई कुछ दोनों क्या है, अनिश्चयवाचक, कुछ कह रहा था, एक दो सर्वनाम है। एक तो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त होने वाले, तो आपके बारे में यानी सुनने वाला के लिए कह रहे हैं आपके, तो आपके मध्यम पुरुष हो गया। और कोई और कुछ संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करने वाले सर्वनाम, कोई और कुछ कह रहा था। ऐसे हालत में एक तो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष और एक हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ढूंढ लीजिए मध्यम पुरुष और अनिश्चयवाचक। अच्छा, यहां पहले ये दे दिया, इधर उल्टा दे दिया, ये रहा मध्यम पुरुष और अनिश्चयवाचक। मध्यम पुरुष तो है कौन सा, आपके, और अनिश्चयवाचक कौन सा है, कोई कुछ। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष तो ये है और अनिश्चयवाची ये है, दोनों। ठीक है, तो ये दो सर्वनाम है, तो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दो सर्वनाम। प्रश्न नंबर 19, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। आपको देखना है कि यहाँ पर विशेषण दे रखे, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, तो उसमें से पूछ रहा है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो देख लीजिए मूल शब्द क्या है, यहाँ पर मूल शब्द चाल, धन, बाज। अब बताओ चाल बना है किससे, चल से। चाल का मूल शब्द क्या है, चल। तो बताइए चल ना क्रिया है, उत्तर तो यही है आपका। किससे बना हुआ, संज्ञा से बना हुआ नहीं है, तो यही नहीं है। बताओ चल क्या है, क्रिया है नहीं क्रिया। तो चालबाज बना, चल से बना चाल, और चाल धन बाज, चालबाज बना। यहां पर देख लीजिए नमक में लगाया आपने इन प्रत्यय। बताओ नमक क्या है, वस्तु का नाम है, संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा शब्द है। यहां पर है शरीर, धन इक। बताओ शरीर क्या है, संज्ञा है, तन। इसके बाद मर्म, धन इक, मार्मिक, मर्म धन इक। मर्म क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। मर्म रहस्य भेद मर्म, तो मर्म धन इक यानी भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर शारीरिक भी है, मार्मिक भी है, लेकिन ये चालबाज किससे बना है, चाल से, चल से, क्रिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है संज्ञा से नहीं बना है, तो कौन सा नहीं बना है, ये चालबाज नहीं बना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारी शब्दों को निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते आप जरूरी अवश्य ही आप लोग सारी चीजों को आराम से हल कर लेंगे। उत्तर हो जाएगा इसका चालबाज। प्रश्न नंबर 20, इस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आकर्मक क्रिया ढूंढनी है।
ध्यान दीजिए, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक और एक सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? अधन कर्मक, इसमें कर्म नहीं होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े। कर्म तो है ही नहीं, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? केवल कर्ता पर ही पड़ेगा, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। अब आगे लीजिए, मजदूर चाय पी रहा है, तो कर्ता मजदूर है, वो चाय पी रहा है तो चाय खत्म हो रही है, ये सकर्मक। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़े, चाय पर पड़ रहा है, सकर्मक है। बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, क्रिया क्या हो रही है? रोने की, और किसके द्वारा? बालक के द्वारा। तो बताओ इसका प्रभाव किसको पड़ेगा? बालक पर ही पड़ेगा, अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? अकर्मक। बालक बहुत देर से रो रहा है, बताओ कर्ता क्या कर रहा है? बालक है जो कर्ता क्या कर रहा है? रो रहा है, रोने का काम कर रहा है। तो रो रहा है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? बालक पर ही पड़ेगा। तो सर मम्मी पर पड़ेगा, वहां लिखा है क्या मम्मी के सामने रो रहा है? नहीं लिखा है, तो आप देखिए दिमाग नहीं लगाए, जो लिखा है उसका उत्तर निकाल। बालक बहुत देर से रो रहा है, तो कर्ता बालक है और वो रोने का काम कर रहा है, तो ऐसे हालत में इसका प्रभाव केवल किस पर है? बालक पर ही। 100%, 100%। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। आगे देख लो, अम्मा खाना बना रही है, तो बताओ अम्मा पर भी प्रभाव पड़ रहा है और खाना पर भी प्रभाव पड़ रहा है? पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? उसके बाद रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पर भी प्रभाव और पुस्तक पर भी प्रभाव, तो ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक। उत्तर कौन सा है आपका? कौन सा पूछ रहा है ये? अकर्मक। कौन सा उत्तर पूछ रहा है? अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया कौन सी है? बालक बहुत देर से रो रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अकर्मक। ठीक है, प्रश्न नंबर 21। वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? वह दौड़कर चलता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है ये? पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान दीजिए, शब्द कैसे बना है? पूर्वधन काल, कालिक यानी काल, पूर्वधन काल। तो पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, और काल का मतलब क्या होता है? समय, और क्रिया का मतलब कार्य। पहले के समय का कार्य, पहले के समय का कार्य। किसके पहले के समय का कार्य? तो ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में मुख्य क्रिया, जब वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, जब वाक्य में मुख्य क्रिया बोलेंगे हम अंतिम क्रिया को। मुख्य क्रिया किससे बोलेंगे हम? अंतिम क्रिया। अंतिम क्रिया का मतलब क्या है? वह क्रिया जिससे वाक्य का अंत होता है, समापिका क्रिया। वह क्रिया जिससे वाक्य का अंत होता है उसे हम अंतिम क्रिया कहते हैं, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो जब वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले के समय, मुख्य क्रिया से पहले के समय, अंतिम क्रिया से पहले के समय में कोई कार्य हो जाता है, कोई क्रिया हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और आप देखिएगा, ये जो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, इनके पीछे कर शब्द जुड़ा होता है। सामान्यतः क्या शब्द जुड़ा होता है? कर शब्द जुड़ा होता है। तो अरे वह दौड़कर चलता है, वह दौड़कर चलता है। बताइए, दौड़ में क्या जुड़ा है? कर। तो अंतिम क्रिया क्या है? चलता है। मुख्य क्रिया, अंतिम क्रिया क्या है? चलता है। इसके पहले वो क्या करता है? दौड़ता है। तो दौड़कर चलता है। बताओ कौन सी क्रिया है ये? पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया इसे कहते हैं। जब वाक्य में अंतिम क्रिया यानी मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाती है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और ये क्रियाएं सामान्यतः अपने पीछे कर शब्द लगा होता है इनके पीछे। जैसे राधा ने हंसकर देखा, राधा ने हंसकर देखा। अंतिम क्रिया क्या है? देखा। उसके पहले उसने क्या किया? हंसा, हंसकर देखा। बालक पढ़कर सो गया, बालक पढ़कर सो गया। बताओ अंतिम क्रिया क्या हो रही है? सो गया। उसके पहले वो क्या कर रहा है? पढ़कर। साथ में आ गया कर। तो ध्यान रखना, जहां भी मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इन क्रियाओं के पीछे सामान्यतः कौन सा? कर शब्द जुड़ा होता है। देख लीजिए, वह दौड़कर आया, दौड़कर चलता है, तो चलता है तो अंतिम क्रिया, उसके पहले वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़कर, कर लग गया। राधा ने हंसकर देखा, बालक पढ़कर सो गया। अंतिम क्रिया सो गया, उससे पहले क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, तो पढ़कर सो गया। दौड़कर आया, नहाकर आया,
खेल कर आया, हंसकर आया, नृत्य कर रहा है, नृत्य क्षमा कीजिएगा, जैसे बोले राधा नहा धोकर आई, तो नहा धोकर और एक कर क्या लग गया शब्द कर, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 22 प्रश्न संख्या आ रही है 22। अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण और कौन सा है? भूत। ध्यान दीजिएगा, भूत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ, भूतकाल, बीता हुआ समय। क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में होने का तो बोध होता है, किंतु उसकी पूर्णता का पता नहीं चलता। अपूर्ण है यानी पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसकी पूर्णता का पता ना चले, और कार्य कब हो रहा है? भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य तो भूतकाल में हो रहा था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था, उसे कहेंगे अपूर्ण भूत। अब ये देख लीजिए कैसे, पत्र मिल गया था, पूर्ण भूतकाल। बालक सो रहा था, ये रहा, बालक सो रहा था। बताइए, बालक सो रहा था, जब मैं आया घर पर, घर से आया तो बालक क्या कर रहा था? सो रहा था। लेकिन बताओ, वो सो रहा था पूरा नहीं हुआ है, सो रहा है वो, तो अब ये सो रहा था, अपूर्ण भूत। वर्षा हुई होगी, भूतकाल की बात है, संदिग्ध भूतकाल। वर्षा हुई थी, अपूर्ण भूतकाल। और पत्र मिल गया था, यह भी पूर्ण भूतकाल। लेकिन बालक सो रहा था, अपूर्ण भूतकाल। मैं बोल रहा हूं क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई, उसकी पूर्णता का पता ना चले, तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर बालक सो रहा था, मतलब भूतकाल की बात है और क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, कौन सा हो जाएगा? ये अपूर्ण भूतकाल। शब्द युग्म अंबुज और अंबुधि। अंबुज और अंबुधि में अंबुज का अर्थ कमल है तो अंबुधि का अर्थ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बार बार आते हैं शब्द युग्मों में, इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। अगर ये कह रहा है कि अंबुज का अर्थ कमल है तो अंबुधि क्या होगा? अंबुधि हो जाएगा सागर। अंबुधि क्या हो जाएगा? सागर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक विधा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी के शब्द, 3 शब्द बता रहा हूं। एक तो है ज, हिंदी में ज, ज का मतलब होता है जन्म लेना। ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। एक शब्द है द, द का मतलब होता है दान, दान या देना। और एक होता है धी या धर, एक होता है धी या धर। धी या धर का मतलब होता है धारण करना। ज का मतलब तो जन्म लेना, द का मतलब दान देना, और धी या धर का मतलब होता है धारण करना। तो आप देखिएगा, आप लोग सभी लोग बचपन से जल के पर्यायवाची जानते हैं। जल, तो जल हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, पाय हो गया, अंबु, अंबु, वारी, ये सब जल के पर्यायवाची है। जल, नीर, तोय, पय, अंबु, वारी आदि और भी होते हैं बहुत सारे। तो अब ये जब आप जल के पीछे ज लगा दोगे, क्या लगा दोगे? जल के पीछे ज, तो अभी ऐसी हालत में आप लिखेंगे जल ज। तो बताओ, जल में जन्म कौन लेता है? कमल। जल में जन्म कौन लेता है? कमल। तो जलज कमल हो गया। आपने बोला नीरज, बताओ नीरज, नीर में जन्म कौन लेगा? कमल। नीरज हो गया कमल। आप बोल देंगे तोयज, कमल। आप बोल देंगे पयोज, संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, पयोज, क्या हो जाएगा? कमल। फिर आप बोलेंगे अंबुज, अंबुज, अंबु में जन्म लेने वाला, अंबुज, अंबुज का अर्थ बता रहा नहीं कमल, तो अंबुज भी क्या हो गया? कमल। फिर आप बोल देंगे वारिज, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? कमल। ध्यान कर लो, जल के पर्यायवाची। और आप देखिए जल में जन्म लेने वाला जा जुड़ गया पीछे तो कमल हो गया। जल में क्या जुड़ गया? ज, तो क्या हो गया? ये कमल, क्योंकि जल में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हो गए? कमल के। फिर आप देखिएगा, अगर आप जल में जोड़ देंगे द, जल द, बताओ जल का दान कौन देता है? इस संसार में जो भी पानी आता है सब कहां से आता है? बादल से आता है, बादल हो जाएगा। नीरद, तोयद, अयोद, अंबुद और वारिद, ये सब किसके पर्यायवाची हो रहे हैं?
ये हो रहे हैं आपके बादल के, इसके पर्यायवाची हो रहे हैं ये सब बादल, बादल, मेघ, घन, जलद, नीरद, तोयत, पयोद, बम्बुद और बारिश। अब ये जल का दान, जल के पीछे द लग गया तो जल का दान कौन देता है? बादल। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हो गए? बादल के पर्यायवाची हो गए। और फिर आप देखिएगा, अगर आप जल के पीछे, अगर आप जल के पीछे लगा देंगे धी, जलधि, तो बताओ इस संसार का सारा जल कौन धारण करता है? ये पानी, सारा पानी इकट्ठा होकर कहां जाता है? सागर में जाता है। तो जल्दी हो गया सागर। फिर आप देख लिए नीरधि, सागर हो गया। तो यधि भी क्या हो गया? सागर। पयोधि भी क्या हो गया? सागर। उसके बाद अंबुधि भी क्या हो गया? सागर। अंबुधि भी हो गया सागर। और वारिधि क्या हो गया? ये भी सागर। ये सब किसके पर्यायवाची? सागर यानी समुद्र, सागर यानी समुद्र के पर्यायवाची है। तो ध्यान रखना ये तीन शब्द, ज का मतलब जन्म लेना, द का मतलब दान देना, और धी का मतलब धारण करना। जल में जन्म लेता है जो, कौन लेता है? कमल। तो अगर नीर, जल के पर्यायवाची के पीछे ज शब्द जुड़ा है तो किसका पर्यायवाची है? सब कमल की। और जल, जल, द का मतलब दान देना, जल का दान कौन देता है? तो सारे अगर आप जल के पर्यायवाची के पीछे द शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बादल। और धी यानी धारण, जलधि, जल के पर्यायवाची के पीछे धी या धर जोड़ दो, जलधर। कौन धरेगा? धर, धारण कौन करेगा? समुद्र। तो जलधि, नीरधि, तोयोधि, पयोधि, अंबुधि, वारिधि, ये सब किसके पर्यायवाची है? समुद्र यानी सागर। तो आप लीजिए शब्द युग्म अंबुज और अंबुधि में अंबुज का अर्थ कमल है, तो अंबुधि का क्या अर्थ होगा? तो बताइए कौन धारण कर रहा है अंबुधि को, अंबु को यानी जल को? सागर धारण कर रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा सागर। याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार बनते हैं, जलज या जलद। बताओ क्या है? तो ज का मतलब तो जन्म लेने वाला यानी कमल, द का मतलब दान देने वाला यानी बादल। सर ने एक बार सिखाया था, आज तक मैं धन्यवाद देता हूं उनको, और आज तक मुझे याद रहा। आप भी याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न बहुत सरलता से उत्तर मिल जाते। इनमें से किस लोकोक्ति का, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? देख लेते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब मन अच्छा है तो, मन शुद्ध है तो अब ये घर में क्या है? तीर्थ है। देख लीजिए, मन चंगा तो कटौती में, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। बिल्कुल शुद्ध है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन चंगा है तो घर में ही गंगा है। ऐसे हालत में मन अच्छा है तो घर में ही आपको तीर्थ का यानी पवित्र तीर्थ स्थल का मतलब का फल मिल जाता है, तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति, आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति लेना, बिल्कुल जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। कालाक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। कालाक्षर भैंस बराबर तो कालाक्षर भैंस बराबर है यानी बिल्कुल अनपढ़ है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के तो अंधे, नाम क्या है? नयन सुख, यानी नाम के मतलब कहूं कि गुण के विपरीत नाम होना। दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर रखना चाहिए, नहीं नाम के विपरीत काम होना, या कहें गुण के विपरीत नाम होना। क्या लिखा है? नाम के अंधे, मतलब आंख के अंधे और नाम नयन सुख, नयन सुख, नयन सुख है और आंख का क्या है? वो अंधा। तो नाम के विपरीत काम होना या काम के विपरीत नाम रखना, स्वभाव के विपरीत नाम होना। स्वभाव तो इसका अंधा है और नाम नयन सुख रख दिया, तो ये गलत है। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? ये आपके अंधे और नाम नयन सुख, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं, बाकी तीनों ठीक। ये हो जाएंगे आपका इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 25, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। चरमोत्कर्ष शब्द है ये, चरमोत्कर्ष। ध्यान देना है कैसे बना है ये शब्द, ये बना है चरम धन उत्कर्ष। एक शब्द तो है चरम, एक है उत्कर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा ये आपकी गुण संधि आ के बाद ओ आ गया,
तो आ के बाद ई ई, क्षमा कीजिएगा, आ या आ के बाद ई ई उ या री आता है तो क्रमशः ए ओ और हो जाता है गुण संधि। अब ये आ के बाद ओ आ गया तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो आधा माँ बचेगा, और यहाँ पर आ निकाले तो यहाँ पर आधा माँ बचा, यहाँ वो निकाले तो तर्श। अब ले आएंगे इस शब्द को, तो अब ये यहाँ पर चरम में लग जाएगी, ओ की मात्रा आ रहा है उधर से और तर्श यहाँ पड़ा है, तो शब्द कौन सा शुद्ध होना चाहिए आपका, चरमोत्कर्ष। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो गया आपका ये चरमोत्कर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। वे अव्यय शब्द जो वाक्य में क्रिया होने की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस वाक्य को आप पढ़िए और देखिए, कोशिश कीजिए पहचानने की। आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिया पहचानो पहले, क्रिया विशेषण पूरा क्रिया की विशेषता, क्रिया का मतलब कार्य और विशेषण का मतलब विशेषता, तो कार्य की विशेषता बताने वाला शब्द। तो वाक्य में पहले तो देखो कार्य क्या हो रहा है, स्टेशन पर आ गई, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, आ गई क्रिया हो रही है, और वो आ कैसे रही है, धीरे धीरे, आ कैसे रही है, धीरे धीरे चलने, उसके आने की क्या विशेषता है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या है यहाँ पर, क्रिया विशेषण शब्द। ये धीरे धीरे क्या है यहाँ पर, क्रिया विशेषण शब्द है। वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब ये क्रिया विशेषण होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। कार्य की विशेषता 4 प्रकार की हो सकती है, कब, कहां, कैसे और कितनी। तो ऐसे अर्थ में कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के। अब ये कब, तो कब का किससे पता लगेगा, कालवाचक। कब का किससे पता लगेगा, कालवाचक क्रिया विशेषण का पहला हो जाएगा आपका कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने की समय संबंधी, कौन सी संबंधी, समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे गाड़ी सुबह आती है, मैं इसी वाक्य को लिखता हूं, गाड़ी सुबह आती है, गाड़ी सुबह आती है। तो आपने यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, आती है, और आती है तो कब आती है भाई, सुबह आती है। तो बताओ आने की क्या विशेषता है कि सुबह आती है। तो बताओ सुबह किसको बता रहा है, काल को बता रहा, नहीं बता रहा। गाड़ी सुबह आती है, शाम को आती है, रात को आती है, दिन में आती है, प्रतिदिन आती है, कल आएगी, परसों आती है। तो बताओ ये सब किसको बता रहा है, काल को बता रहा है, यानी समय को। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा एक। तो फिर अभी एक होता है, जैसे कहें आप लोग क्रिया होने के काल हो गए, समय हो गया, इसके बाद क्रिया होने के तरीके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने के ढंग, तरीके, शैली, प्रणाली, विधि, पंथ, तरीके या कहें मेथड का बोध कराते, उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ लिखा है गाड़ी धीरे धीरे चलती है या गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। तो बताओ गाड़ी के आने का तरीका क्या है, तरीका क्या है, धीरे धीरे। तो ये रीतिवाचक है। और आप बोले कि बालक धीरे चलता है, तो बताओ धीरे चलता है भी क्या है, चलने की विशेषता है, धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे चलता है, यथाशक्ति चलता है, यथाक्रम बैठा है। ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर एक हो जाएगा आपका कब, कब यानी कब का मतलब हो जाएगा, कब का मतलब तो हो गया समय। फिर बोले कैसे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वो बोले कितना, यानी परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक तो क्या बताएगा, तरीका बताएगा, कार्य होने का तरीका। और परिमाणवाचक क्या बताएगा, क्रिया होने की मात्रा, नापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है। जैसे राधा, या फिर कहें राधा बहुत बोलती है, राधा बहुत बोलती है। बोलो क्रिया क्या हो रही है, बोलती है, और उसकी विशेषता क्या आ रही है, बहुत। बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत सारा, ये सब क्या है, नापतोल है। तो बोलती है की विशेषता बहुत, यानी नापतोल संबंधी विशेषता आ रही है, परिमाणवाचक हो जाएगा। और एक होता है कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। एक हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया होने की स्थान संबंधी, क्रिया होने की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे
राधा आगे बैठती है। राधा आगे बैठती है, बता बैठने की विशेषता क्या आ रही है? आगे। तो बता आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर यहां वहां जहां तहां, ये क्या बता रहे? स्थान बता रहे। दाएं बाएं ऊपर नीचे कोटा बूंदी बारह झालावाड़ क्या बता रहे? स्थान बता रहे। तो राधा आगे बैठी है, राधा आगे बैठती है, पीछे बैठती है, ऊपर बैठती है, नीचे बैठती है, भीतर बैठती है, अंदर बैठती है, बाहर बैठती है, इधर बैठती है, उधर बैठती है, यहाँ बैठती है, वहां बैठती है। ये सब क्या है? ये सब स्थानवाचक शब्द है। तो क्रिया होने की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण ये चार प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया होने की समय संबंधी विशेषता को बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया होने की तरीके संबंधी विशेषता को बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया होने की मात्रा संबंधी कितनी हो रही, कम या ज्यादा संबंधी विशेषता को बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया होने की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार। और आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? वो गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। तो गाड़ी आ गई क्रिया, अब वो क्रिया आई कैसे, कार्य कैसे हुआ है? धीरे धीरे। तो बताइए तरीका बता रहा है, क्या बता रहा है ये तरीका? ये मूल रूप से कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और ये पूछ रहा है कि इसमें इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? ये रहा धीरे धीरे। और ये कौन सा वाला है? धीरे धीरे। ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 27। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वगामी। अगर पूछ ले नीचे की ओर जाने वाला तो अधोगामी। नीचे की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वगामी तो क्या हो गया? ऊपर की ओर जाने वाला। और नीचे की ओर जाने वाला अगर पूछ ले एकल शब्द तो क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28। चंद्रमा तथा द्विज, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो अब ये द्विज, ये क्या है? द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? द्विज। दो बार जन्म लेने वाला द्विज। द्वि यानी दो, ज यानी जन्म लेने वाला, बताया था। तो दो बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण के लिए भी कहा जाता है कि वो दो बार जन्म लेता है। और द्विज का मतलब भी, चंद्रमा का मतलब भी होता है कि वो दो बार जन्म लेता है। यहाँ पर हो जाएगा द्विज, चंद्रमा और ब्राह्मण। क्या रहना? दांत, दांत भी द्विज है। दंत, दंत भी द्विज है। एक बार तो जन्म के साथ आते हैं थोड़े समय के बाद, और फिर वो टूट जाते दूध के साथ, फिर दोबारा उठते तो वो भी द्विज। प्रश्न नंबर 29। टेम्पररी अंग्रेजी शब्दावली है। टेम्पररी पारिभाषिक शब्द का अर्थ है टेम्पररी। और राम टेम्पररी कार्य करता है यानी अस्थायी। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? अस्थायी, अस्थायी नौकरी। एक तरह से कहा जाए तो टेम्पररी, टेम्पररी रूप से टेम्पररी शब्द अंग्रेजी शब्द है। मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, पर इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अस्थायी। टेम्पररी है यानी अस्थायी। परिपत्र, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? पत्रों से संबंधित है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो आप देखिए ये कार्यालय पत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्यालय पत्र होते हैं। क्या होते हैं? परिपत्र। अब ये परिपत्र क्या होते हैं? एक साथ कई, एक साथ कई कार्यालयों, एक साथ कई कार्यालयों या कर्मचारियों, एक साथ कई कार्यालयों और कर्मचारियों को लिखा गया जो पत्र है, लिखा गया कार्यालय जो पत्र होगा उसे हम क्या बोलेंगे? परिपत्र बोलेंगे। कई कर्मचारियों और कई कार्यालयों को एक साथ लिखा जाने वाला पत्र। कोई सूचना देनी है, मान लीजिए छुट्टी की सूचना देनी है, त्रियादशमी आ रही है कल, त्रियादशमी की छुट्टी की सूचना देनी है, तो अभी एक ही पत्र लिखा जाएगा और ऊपर की तरफ कार्यालय का नाम लिख देंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। वो एक ही पत्र में खाली ऊपर आपको क्या लिखना है? नाम। वो सभी कार्यालय को और कर्मचारियों को एक साथ भेजा जाएगा।
तो वह पत्र जो कई कार्यालयों और कई कर्मचारियों को एक साथ लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो ये कौन सा है, कार्यालय पत्र है, परिपत्र। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान दीजिएगा, आगे आगे अगला पेपर में फिर बहुत जल्द देकर आने वाला हूं। यहाँ पर मैंने आपको 30 प्रश्नों का समाधान करवाया व्याख्या करते हुए। तो अभी ये जो 30 प्रश्न है, इन 30 प्रश्नों में आपको कम से कम मैंने 100 प्रश्न बता दिए। इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके, 100 प्रश्न। इस प्रकार आप अभ्यास कीजिएगा। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी मैंने ढूंढ ढूंढ कर निकाले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके परीक्षा में अवश्य ये काम आने वाले प्रश्न है। आगे भी मैं इस प्रकार से पेपर लेकर आऊंगा आपके।